वेलकम टू अमित स्टडी लाइफ। NCERT हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों और कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा में परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक शिकार भी करते थे। आखेटक का मतलब हुआ शिकार। अब तुम पश्चिम और सुलेमान किर्थर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय भैंस पाला जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तरी पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान सिंध के उत्तर में स्थित हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हें नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापित की थी। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका ऐसे अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाने वाला दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा वाकई एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के हिस्से में एक दूसरे से हिस्से का यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानी नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापार कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ
मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान खोजने की चाह है उत्कृष्टवास भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे में विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीपों के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। जिन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सकते हैं, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीपों के बारे में बाहर से कुछ भी लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इन आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। 100 वर्ष में लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार का अपनाते रहें। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडियस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस ईरानी और तथा यूनानी का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष में पूरा पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों में सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इन नदियों के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराने कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ही एक ऐसी पांडुलिपि को तुम यह देख सकते हो। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढने और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने का मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। ये पांडुलिपि प्रायतः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके के तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी एक ऐसी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते थे, जबकि अन्य प्राकृति में तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों को भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासकों अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं, जिनमें से राजाओं तथा रानियों को सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण की उत्कीर्ण करवाते हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख जोखा रखा करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुरानी यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश में उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक में विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ
बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ होता है? ऐसे करवाने में क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बना इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इसके से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ अन्य धातु भी बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पाएं एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र। इसके तरह पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का। इस तरह के एक सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमेशा हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे। इनमें से उन्हें यह जानना भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों और अवशेषों बहुत मुश्किल से बच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों को बंधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायतः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत के अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास किया। अतीत ये क्या अनेक। क्या तुमने इन पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषियों को जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तिगत पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेख जोख करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकार, मछुआरे, संग्राम, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेख जोख नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हमें इनकी जीवन का जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष यह गणन ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व से पहले के रूप में जाने जाते हैं। इस पुस्तक में
हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में EU का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में मई लिखा पाई तो ये एनो डामी नामक 2 लैटिन शब्द में बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होती है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस प्रकार प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों में BP अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर तिथियां हैं, उनका पता लगाओ कि इनमें से इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों तथा प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देशों मिस्र में मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह राजा रानी रहते थे। मिस्र में उत्तरी तट पर रोसोटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपियों के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है। इसमें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानियों तथा मिस्र के संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यह L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। उपयोगी शब्द। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अभी चैप्टर ख़त्म हो गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनते रहिए ऑडियो बुक। जय हिंद।